नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अल्प प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बजरंग दल के मुद्दे पर दिया बयान। उन्होंने कहा कि बजरंग दल है सामाजिक संस्था और उस पर बैन लगाना उचित नहीं है। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर के अतिक्रमण शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बने नासूर, जिम्मेदार विभाग नहीं दे रहा ध्यान। विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी से पीड़ित बच्चों को मनोरंजन के पल देने और उनके लिए रक्तदान करने के लिए रक्तदाताओं को प्रेरित करने के लिए सामाजिक संस्था मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा सिविक सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के अभिभावकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क शिविर का भी आयोजन किया गया। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त का प्रबंध करने वाली सामाजिक संस्था मुक्ति फाउंडेशन ने विश्व थैलेसीमिया दिवस पर इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को गेम्स खिलाए और साथ ही उनके परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें उनकी शुगर, बीपी समेत अन्य जांचें हुई। संस्था के सदस्यों ने बताया कि इस मौके पर रक्तवीरों को भी सम्मानित किया गया और साथ ही लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक भी किया गया। थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो मुक्ति फाउंडेशन लगातार स्कूल कॉलेज स्तर पर जाकर ये जागरूकता के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं, इनके इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में बच्चों को लेकर आते हैं, उनकी पर्याप्त व्यवस्था हो इसका वो ध्यान रखते हैं। तो ये समाज सेवा की दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए मैं मुक्ति फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसा कोई मेरे हिसाब से नहीं है जो फाउंडेशन जो थैलेसीमिया के ऊपर वर्क कर रहा है, साथ ही साथ और भी जो कार्यक्रम हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड वो मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे संरक्षक डॉक्टर विवेक जैन एवं उनकी टीम पूरा तत्परता से ये कार्य कर रही है। विश्व थैलेसीमिया दिवस सिकल सेल बच्चे और थैलेसीमिया बच्चों के साथ में मना रहे हैं। सभी को यहाँ पे उनका स्वागत, अभिनंदन है और सभी बच्चों को यहाँ पे गिफ्ट है। सभी ने बहुत एंजॉय किया। जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं सभी ने किड जोन में, गेम जोन में सभी ने वहाँ पे अपना खूब मस्ती के साथ एंजॉय किया। और साथ साथ मुक्ति ने इस बार जितने भी माता पिता हैं उनके साथ में उनका भी जो रक्त परीक्षण के लिए यहाँ पे मुक्ति फाउंडेशन ने अरेंजमेंट किया है। थैलेसीमिया एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें रक्त आनुवंशिक बीमारी है, रक्त बनना टोटली खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी कारण बच्चे रक्त के अभाव में उनका जीवन रहता है और उनको आनुवंशिक बीमारी होने के कारण उनकी स्थिति जो रहती है बहुत डेंजरस स्थिति में रहते हैं। रक्त के बिना उनकी जीवन का पूर्ति नहीं हो सकती। बजरंग दल संगठन समाज हित के लिए कार्य करने वाली संस्था है और उस पर कर्नाटक में बैन लगाने की बात उचित नहीं है। कई वर्षों पूर्व भी कांग्रेस सरकार ने ऐसी गलती की थी और उसके परिणाम स्वरूप सरकार का तख्ता पलट हो गया था। ये कहना है केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। जबलपुर में अल्प प्रवास पर पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा जायज है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बजरंग दल के मुद्दे पर कहा कि ये सामाजिक संस्था है और समाज के लिए कार्य कर रहा है और उन पर बैन लगाने की बात करने से उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन कहीं कहीं बजरंग दल के सदस्यों द्वारा गुस्से में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। वहीं इसके पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। केरल स्टोरी फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि इस विषय में उनकी रुचि नहीं है, लिहाजा वो नहीं कह सकते। ये समाज के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, देश हित में काम करते हैं। ये इस सब चीज़ों के बारे में एक बार कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि पिछली घटना आप देखेंगे 75-76 में जब एक बार बैन किया था कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का डेरा उखाड़ दिया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने। 77 में इतनी बुरी हार हुई थी। और ये देखिए, सार्वजनिक हित में, देश हित में, समाज हित में काम करने वाले कोई भी संगठन हो, उन पे बैन लगाने की बात करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में देखें जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने इस प्रकार के संगठन हैं, समाज में काम करते हैं, कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होती है और उसको लेकर के बैन लगाने जैसी बात करना ये ठीक नहीं है। लेकिन जो तोड़फोड़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है वो कितना उचित? देखिए, आप किसी को जैसे सांप को मारते हैं ना तो सांप दौड़ता है, ऐसी ही। और इसलिए जब किसी संस्था के साथ में इस प्रकार का
अगर कोई राजनीतिक पार्टी व्यवहार करे तो उसको ये ज़रूर है कि उसमें सार्वजनिक संपत्ति ये हमको सावधानी रखना चाहिए। कोई भी हो, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो वो सावधानी हमको रखना चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति का क्षति नहीं होना चाहिए। हम उसका प्रतिकार अपने तरीके से कैसा कर सकते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उस हिसाब से हमको ध्यान में रखना चाहिए। परंतु क्या स्थिति है वो मुझे पता नहीं, बाकी जो मैं अनुभव कर सकता हूँ। वहीं कुछ पूर्व नेताओं द्वारा बीजेपी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज के समय में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य किया जाना कठिन है, जबकि पार्टी में सभी को एक समान सम्मान दिया जाता है, मगर उसके बाद भी कुछ लोग पार्टी से जा रहे हैं तो ये उनका निर्णय है। लंबे समय तक काम करने के साथ साथ अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, सबको समायोजित करना ये तो बड़ा कठिन काम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसीलिए हम तो देखिए विचारधारा के लिए लड़ते हैं, किसी पद के लिए नहीं। हम लोग भी 40 साल हो गए काम करते करते, तो ये अनुभव आया देश में जो बेहतर कर सकते हैं, समाज के अंदर काम कर सकते हैं, वही कोशिश करना चाहिए। और बाकी किसी राजनीतिक पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ जाता है वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत निर्णय पे अपने को कोई नुकसान भी ऐसे संगठनों को होता नहीं। ठीक है, अपेक्षा होती है लोगों की और उस आधार पर लोग इधर उधर जाते हैं, परंतु ये ऐसा कहा जाए कि कोई राजनीतिक क्षति या संगठन को कोई नुकसान होगा, इस प्रकार का अनुभव नहीं आया। खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो लोग इस प्रकार का आपने देखा होगा, इंडिपेंडेंट लड़ने वाले लोग कितने सफल हुए। यूपी बिहार जैसी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में, यहाँ संगठन काम करता है और संगठन के साथ चलना चाहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के अवसर पर जबलपुर के बंग समाज ने स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। सिटी बंगाली क्लब में आयोजित की गई इन प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी बच्चों ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर आधारित विषय पर निबंध लेखन किया, तो वहीं चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने अपनी भावनाओं का चित्रण किया। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में जबलपुर बंग समाज ने रविवार को एक दिवसीय चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। अलग अलग आयु वर्ग में आयोजित इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में स्कूली छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। छात्रों ने उत्साहपूर्वक चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल होकर जहां पेंटिंग शीट पर अपने मन के भाव उकेरे, तो वहीं रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर निबंध प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन चरित्र पर निबंध लेखन किया। प्रतियोगिता के संयोजक दीपांकर बैनर्जी और श्रीमती रूपा बैनर्जी ने बताया कि बंग समाज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मना रहा है। बच्चों से कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय कराने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है, जो कि इस बार 9 मई मंगलवार को है। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग 2 कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 7 मई रविवार है, चूँकि इसमें निबंध प्रतियोगिता 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए और 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए और 5वीं के नीचे के बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन 2 कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। विषय था रविन्द्रनाथ जी का चित्र या उनसे संबंधित कोई भी चीज़, उस पर आपको निबंध लिखना है और उन्हीं का ड्राइंग पेंटिंग करना है। ये बहुत ही अच्छा एक पहल है कि सारे बच्चे कम से कम जाने कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा वो बहुत अच्छा रविंद्र संगीत पोएट थे, तो बच्चे कम से कम ये जाने। इसके थ्रू हम लोग एक समाज को मैसेज दे रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो बंगाली समाज के हो चाहे कोई भी समाज के हो, तो उनको कम से कम जानकारी मिलेगा कि रविंद्र टैगोर जी कितने बड़े पोएट, कितने महान व्यक्ति थे। इसके कारण हम लोग ने आज ये आयोजन किया है। तो अच्छा हमारा दिख रहा है कि बच्चे लोगों ने बहुत इनिशिएट लेके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बंग समाज 9 मई को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बावजूद नगर निगम के 85 वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वाहनों की नीलामी की अनुमति सरकार से मांगी गई है, अनुमति मिलना बाकी है। 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो 1 अप्रैल से लागू हो गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन और परिवहन निगमों की पुरानी बसों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद नगर निगम के 85 वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, यानी जिसके पंजीयन निरस्त हो चुके हैं उन वाहनों का भी उपयोग हो रहा है। नगर निगम के जो कुल गाड़ियां हैं 578 गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में से 85 व्हीकल्स ऐसी हैं, 85 व्हीकल्स जो 15 साल से अधिक उम्र के हैं। इन गाड़ियों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। अभी जो कमी आएगी फिर कैसा करेंगे? अगर अभी वही पुरानी गाड़ी है उससे जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है स्क्रैपिंग की, किस तरीके से करना है मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। उसके बाद फिर उन गाड़ियों के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेकर उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी। अभी तक स्क्रैपिंग नहीं, अभी ये प्रक्रिया स्क्रैपिंग में नहीं है। शासन को जानकारी बस दी गई है। शासन की जानकारी आती थी कि और गाड़ियाँ बढ़ भी जा सकती हैं। गाड़ियाँ, संभावना ये है कि गाड़ियाँ और बढ़ेंगी। सरकार की मंशा है कि कमर्शियल उपयोग में आ रहे 4 पहिया ऐसे वाहन जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाए, उनका उपयोग ना किया जाए। लेकिन लापरवाही के चलते ऐसे जानलेवा वाहन अब भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हटाने के बाद दोबारा जम जाने वाले अतिक्रमण सिविक सेंटर की यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें दुर्घटनाओं का सबब बन रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिविक सेंटर की सड़कों को बेजा कब्जों से मुक्त रखने के लिए नगर निगम ने रेड जोन घोषित किया है। रेड जोन में दुकानें लगाने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद रेड जोन में ठेले टपरे जमे हुए हैं। 1-2 बार दिखाकर कार्यवाही करने के बाद शांत होकर बैठ जाना नगर निगम अन्य क्रांति दल की आदत बन गई है। ठोस कार्यवाही के अभाव में शहर का हृदय स्थल अतिक्रमणों की चपेट में है। चर्चा तो ये भी है कि सिविक सेंटर के अतिक्रमण नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारियों के लिए आमदनी का जरिया बने हुए हैं, इसलिए अब तक ठोस और प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई है। शहर में नियम विरुद्ध तरीके से ऑटो रिक्शों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। एक ऑटो रिक्शा में सिर्फ 3 सवारी बैठाने की अनुमति है, लेकिन 6 से 8 तक सवारियां बैठाई जाती हैं और जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बीच सड़क पर ऑटो रिक्शा खड़ा कर देना और ओवरलोडिंग आदत हादसों का सबब बन रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ऑटो रिक्शा में सिर्फ 3 सवारियां बैठाने की अनुमति है, लेकिन 8 से 10 सवारियां बैठाई जाती हैं, जिसके चलते ऑटो रिक्शा के पलटने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऑटो वाले क्या कहीं पर भी रोक देते हैं और दोनों साइड से उनका उतरना और चढ़ना रहता है और ओवरलोडिंग भी कर लेते हैं, ज़्यादा बैठा लेते हैं और कहीं पर भी रोक लेते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते हैं। किसी प्रकार का एक्सीडेंट भी हो जाता है, उतरते समय गाड़ियां भी भिड़ जाती हैं। तो अगर कहीं पर स्टेशन है या कहीं पर बस स्टॉप है तो ऑटो वाला अगर कम बिठाए और थोड़ा दूरी पर जाकर अगर रोकता है और वहाँ पर अगर बिठाता है तो मेरे ख्याल से ये लाभदायक रहेगा। ऑटो पलटने का भी डर रहता है, अगर जैसे मान लीजिएगा ओवरलोडिंग करते हैं उससे टायर फटने का भी डर रहता है, हाँ, और पलट भी सकता है। और जो यातायात के जो लोग रहते हैं, जो सफ़र करते हैं, उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उनको चोट भी लग सकती है। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम शाह बिरादरी का प्रदेश सम्मेलन शहीद स्मारक में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर से आए विद्वानों ने अपने विचार रखे। समाज के बुजुर्गों ने जोर दिया कि युवा पीढ़ी का शिक्षित होना जरूरी है, तभी समाज और देश की सेवा कर पाएंगे। मुस्लिम शाह बिरादरी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन शहीद स्मारक सभा कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें समाज के बुजुर्गों एवं प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने आह्वान किया कि नई पीढ़ी की तालीम पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज और देश की पहली जरूरत है।
जिसमें हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हजरात तशरीफ लाए हैं। और यहाँ पर जो आज मेन मकसद है, जो युवा आजकल जो यूथ विंग है मुस्लिम साहब बरादरी में, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हमको यूथ विंग को साथ लेकर चलना है, तो तालीम की बहुत ज़रूरत है। जब तक हमारे जो यूथ साथी है वो तालीम हासिल नहीं करेंगे, हम अपने समाज, अपने देश को आगे बढ़ाने में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। गोल बाजार शहीद स्मारक में ये द्वितीय प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमने अपने समाज के सभी वर्ग के, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से, तमाम ज़िलों से हमारे बरादरी के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा ये है कि जो मुस्लिम शाह बरादरी या शाह समाज के लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो अपना योगदान दिया है, उस योगदान को याद करना, प्लस मुस्लिम शाह बरादरी कल, आज और कल, ये हमारा परिचर्चा का विषय है कि कल हमारी बरादरी क्या थी, आज क्या है और आने वाले भविष्य में हमारी बरादरी को क्या होना चाहिए। इस पर हम सोच विचार करके आज का ये एक दिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जो हमारा है, इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में युवाओं की उच्च शिक्षा और रोजगार विषय पर भी विशेष परामर्श हुआ। डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट एवं CNI के द्वारा आयोजित बाइबिल शाला सेमिनार का समापन हुआ, जिसमें लगभग 200 बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान की गई। डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट एवं CNI के द्वारा 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को प्रभु ईसा मसीह के संदेशों के साथ ही नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया गया और बेहतर इंसान बनने के भी गुर सिखाए गए। आज हम बच्चों के साथ बहुत सारे बाइबल से स्थलों को लेकर उनको शिक्षित किए। आज उसका कंपटीशन हुआ और उसके बाद बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें वे क्लास वाइज अपने सुंदर प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं कि उन्होंने 3 दिनों में, 4 दिनों में जो कुछ सीखा है परमेश्वर के वचन से, उसको वो डांस के रूप में, ड्रामे के रूप में दिखा रहे हैं। उसके बाद बच्चों का कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट के अनुसार उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। हाई कोर्ट से लेकर रेलवे स्टेडियम तक स्ट्रीट लाइट दिन के वक्त भी जल रही है एवं क्षेत्रीय जनों का कहना है कि एक और विद्युत की बर्बादी हो रही है, तो वहीं इसी क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मर से भी चिंगारी निकलने से राहगीरों और क्षेत्रीय जनों में भय का माहौल है। दिन के वक्त स्ट्रीट लाइट जलने का ये नज़ारा हाईकोर्ट से लेकर रेलवे स्टेडियम तक का है, जहां पर सूरज की रोशनी में भी स्ट्रीट लाइट रोशन है। लोगों ने इसे बिजली की बर्बादी बताया है। उनका कहना है कि कई क्षेत्रों में तो रात के वक्त भी स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी होती है। इसके अलावा क्षेत्र में लगे एक ट्रांसफार्मर से निकल रही चिंगारी से भी लोगों में भय का माहौल है। उनका कहना है कि जिम्मेदार विभाग के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ये हाईकोर्ट चौराहा है और यहाँ पे रेलवे स्टेडियम से लेकर के हाईकोर्ट चौराहे तक स्ट्रीट लाइटें जली हुई हैं, उसको बंद नहीं किया जा रहा। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सामने, उससे चिंगारी उठ रही है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ा रही है और दिन में लाइटों का इस्तेमाल हो रहा है, लाइटें जल रही है, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन आम जनता, गरीब जनता से के पैसे से खिलवाड़ कर रही है। क्षेत्रीय जनों ने बिजली की बर्बादी पर अंकुश लगाने की मांग की है। शहर का हृदय स्थल कहा जाने वाला प्राचीन बड़ा फुहारा आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर लगे विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बैनर, पोस्टर फुहारे की खूबसूरती पर पैबंद की तरह नजर आ रहे हैं, तो वहीं साफ सफाई ना होने से गंदगी का आलम भी बना हुआ है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ऐतिहासिक स्थल के जीर्णोद्धार के लिए कई बार योजनाएं बनाई गई, लेकिन वो सभी कागजों तक ही सिमट कर रह गई। ये है शहर का बड़ा फुहारा, जो कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। एक समय था जब बड़ा फुहारा अपने चिर यौवन पर था और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सरकारें भी बदलती रहीं, वैसे वैसे इस ऐतिहासिक बड़े फुहारे के बुरे दिन आने लगे और ये बदहाली की कगार पर पहुंच गया। फुहारे भी बंद हो गए हैं, रोटरी भी जर्जर हो गई है और साफ सफाई में भी कोताही बरती जाने लगी। हालांकि इसके जीर्णोद्धार की योजनाएं भी कई बार बनाई गईं, लेकिन वो केवल घोषणाओं और कागजों तक ही सिमट गई और आज भी ये ऐतिहासिक धरोहर अपनी कायाकल्प की बाढ़ जो रही है।
फुहारे को जो है ना पूरा राजनीतिक स्थल बना दिया गया हुआ है। आप देखेंगे चारों तरफ सिर्फ होर्डिंग्स के अलावा कुछ नहीं दिखते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हुआ, होर्डिंग्स लग जाएंगे, सामाजिक कार्यक्रम हुए, होर्डिंग्स लग जाएंगे। पूरी सुंदरता पूरी बिगाड़ के रख दी है इन्होंने। साफ सफाई नहीं होती है, कचड़ा साफ नहीं होता है, चालू नहीं होता है। इसके बाद जब कभी चालू होता है तो इसके पानी में इतनी स्मेल आती है कि कुछ पूछो मत। तो यानी सुंदरता मेंटेन नहीं करी अभी तक इनने, नगर निगम ने। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं। कम से कम तो शहर का मुख्य क्षेत्र है, इसको अच्छा सा सुंदर बनाया जाए और कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। वो चारों तरफ अतिक्रमण है, चारों तरफ बैठ जाते हैं, ट्रैफिक में दिक्कत आती है। गंदगी का तो अंबार है सर। अभी आप चलिए मैं दिखा देता हूँ। अब गर्मियों का सीजन है सर, फौरा चालू नहीं तो और हो जाएगा फौरा चालू तो स्मेल इतनी आएगी, पानी इतना गंदा होगा कि पूछो नहीं। तो सर बस यही है निवेदन है शासन प्रशासन नगर निगम सबसे कि यहाँ स्वच्छता बनाए रखें थोड़ा। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि इस धरोहर की कायाकल्प होना जरूरी है ताकि बड़ा फुहारा अपने मूल स्वरूप में लौट सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।